हे भगवान, इस घर में आकर तो मेरी किस्मत ही फूट गई है। जब देखो तब तुम्हारी माँ मुझ पर हुक्म चलाती रहती है, जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ। अच्छा जी, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इस घर में आकर परेशान हो तो मेरी माँ भी तुम्हारी आलस से तंग आ चुकी हैं। उन्हें क्या सुख मिला है यहाँ? सुन लो अमर, मैं तुम्हारी माँ की गुलाम नहीं हूँ जो सुबह से रात तक इस टूटे घर का सारा काम अकेले संभालूं। समझ गए तुम? ओहो, इतना ही शौक था ना आराम से बैठने का, तो इस घर में ब्याह करके क्यों आई? कोई और सगुनी लड़की होती तो मेरी माँ का आदर करती और काम में हाथ बटाती। तो ठीक है, या तो आज से अपनी माँ को कहो कि वो खुद सारा काम करे, या फिर अपनी पसंद की कोई दूसरी बहू ले आओ इस घर में जो उनके पैर दबाए। हाँ हाँ, मेरी माँ तो अब सच में यही करेंगी। तुम्हारी इस बदतमीजी और आलस का इलाज अब मेरी माँ खुद ही ढूंढेंगी, देख लेना तुम। जाओ जाओ, अपनी माँ के पीछे ही छिपते रहो तुम, एक नंबर के डरपोक आदमी हो। जाओ कह दो अपनी माँ से। तो दोस्तों, अब अमर की माँ यानी कमला की सास ने अपनी इस कामचोर बहू को सुधारने का एक अनोखा फैसला कर लिया है। देवपुर गांव पहाड़ियों और हरे भरे खेतों से घिरा एक बेहद सुंदर गांव था। इसी गांव में अमर अपनी मां सुमित्रा और अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। अमर की मां सुमित्रा बहुत ही समझदार और करक स्वभाव की महिला थी। वो चाहती थीं कि घर की बहू जिम्मेदारी संभाले, लेकिन कमला की आदत बिल्कुल अलग थी। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। घर का कोई भी काम सामने आते ही कमला के पास बहानों की पूरी फौज तैयार रहती थी। कभी सिर दर्द, कभी कमर दर्द, तो कभी चक्कर आना। उस सुबह भी कुछ ऐसा ही हुआ। सूरज की पहली किरणें आंगन में फैल चुकी थी। अमर खेतों पर जा चुका था और सास सुमित्रा रसोई का काम समेटकर कमला के कमरे में आई। कमला अभी भी चादर ताने गहरी नींद में सो रही थी। कमला, ओ कमला, सुबह के 8 बज गए हैं, अब तो उठ जाओ बहू, सारा काम पड़ा है। उफ माँ जी, आज तो मेरा सिर फटा जा रहा है, फिर से वही तेज दर्द शुरू हो गया। पता नहीं मुझे क्या बीमारी हो गई है। अरे ऐसा है तो तुम आराम करो बहू, मैं खुद ही आज का खाना बना देती हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। सास ऊपर से चिंतित दिखी ताकि बहू को लगे कि उनकी चाल चल गई है। सास रसोई में गईं, जल्दी जल्दी रोटियां बनाईं और फिर पड़ोस की महिलाओं से मिलने बाहर चली गईं। लेकिन जैसे ही सास घर से दूर गईं, कमला तुरंत बिस्तर से उठ बैठी। थोड़ी ही देर में उसकी सहेली गीता वहां आ गई। क्यों कमला, आज सास को कौन सा नया दर्द का बहाना बनाकर फंसाया है तुमने? आज सिर दर्द का बहाना बनाया? वो बुढ़िया तो मेरी हर झूठी बात को सच मान लेता है और खुद रसोई में खटने चली जाती है। दोपहर को जब सास सुमित्रा घर वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि कमला अभी भी आराम का नाटक कर रही है। कैसी तबीयत है तुम्हारी अब बहू? कुछ आराम मिला सिर दर्द में? कुछ खास ठीक नहीं हूँ माँ जी, बहुत कमजोरी लग रही है, उठने का मन ही नहीं कर रहा। सिर हिलाया और खुद ही रसोई में जाकर रात के खाने की तैयारी करने लगी। लेकिन इस बार उनके मन में बहू को सबक सिखाने की एक चतुर योजना जन्म ले चुकी थी, क्योंकि उन्होंने सुबह ही कमला और गीता की बातें खिड़की से सुन ली थी। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं सुबह वापस आई थी तब बहू अंदर अपनी सहेली के साथ खिलखिलाकर हंस रही थी। एक बीमार इंसान भला इतनी जोर से कैसे हंस सकता है? ये बहू बीमार नहीं, महा आलसी है। शाम को गांव के कुएं पर गांव की औरतें बातें कर रही थीं। सुमित्रा भी वहां बैठ गई। तभी गांव की एक चाची ने पूछा, क्यों सुमित्रा बहन, बहू की तबीयत अब कैसी है? सुमित्रा ने जवाब दिया, क्या बताएं बहन, सुबह से बिस्तर से नहीं उठी है। तभी दूसरी औरत बोली, अजी छोड़ो भी, सुबह तो वो गीता के साथ आंगन में बैठकर खूब मजे से हंस हंसकर मिठाइयां खा रही थी। ये सुनकर सास चुप हो गई। अब उनका शक पूरी तरह यकीन में बदल चुका था। रात को जब घर के सब लोग खाना खा रहे थे तो कमला ने फिर से अपना रोना रोया।
माँ जी, लगता है कमजोरी की वजह से कल सुबह भी मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं कमला बहू, तुम बस आराम ही करना। तुम्हारी सेहत से बढ़कर इस घर के लिए कुछ नहीं है। कमला मन ही मन बहुत खुश हुई कि उसकी चाल फिर सफल रही। लेकिन आधी रात को जब सास सुमित्रा की आंख खुली और वो रसोई की तरफ पानी पीने गईं, तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। वाह, दिन भर बीमारी का नाटक करके आराम करो और रात को चुपके से ये घी मलाई और मिठाइयों की दावत उड़ाओ। इससे अच्छा जीवन और क्या ही होगा। सास के दिल को गहरा धक्का लगा। जिस बहू को वो बीमार समझकर खुद इस उम्र में खट रही थी, वो तो मजे से मिठाइयां ठूस रही थी। लेकिन समझदार सास ने कोई शोर नहीं मचाया। वो चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। अगर मैं अभी इसे रंगे हाथों पकड़कर डांटूंगी तो ये सिर्फ झगड़ा करेगी और सुधरेगी नहीं। ठहर कमला, अब तुझे तेरी इस चोरी और आलस का एहसास मैं अपने तरीके से कराऊंगी। अगली सुबह सास हमेशा की तरह जल्दी उठ गईं, लेकिन आज उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। थोड़ी देर बाद कमला ने हमेशा की तरह करवट बदली और कराहने का नाटक शुरू किया। उफ माँ जी, आज तो मेरी कमर में ऐसा दर्द है कि मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। अरे, ये तो बहुत ही बुरी बात है बहू। तुम्हारी ये बीमारी तो दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। अच्छा हुआ कल शाम मैं गांव के बड़े वैद्य जी से मिलाई थी। वैद्य जी से? उन्होंने क्या कहा माँ जी? वैद्य जी ने कहा है कि इस रहस्यमयी बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है। जब तक दर्द पूरी तरह ठीक नहीं होता, मरीज को सिर्फ और सिर्फ एकदम सादा उबला हुआ खाना ही देना है। सादा खाना मतलब? हाँ बहू, बिना तेल बिना मिर्च मसाले का खाना। सिर्फ उबली हुई लौकी, उबली हुई दाल और बिना नमक का उबला चावल। अगर इसके अलावा एक दाना भी मसाले का पेट में गया तो जान का खतरा हो सकता है। ये सुनते ही कमला का चेहरा लटक गया। अब वो ना भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि बीमारी का नाटक तो उसी ने रचा था। उसे चटपटा और मसालेदार खाना बहुत पसंद था। सास ने रसोई के सभी मसाले, घी, चीनी और गुड़ को एक बड़े संदूक में बंद किया और चाबी अपने पास रख ली। जब कमला दोपहर में रसोई में पहुंची तो उसने पूरा घर छान मारा कि कहीं थोड़ा सा नमक या अचार मिल जाए, पर उसे कुछ नहीं मिला। आखिरकार मजबूरी में उसे वही फीकी उबली हुई लौकी और दाल चावल खाना पड़ा। थू थू, ये खाना है या जेल के कैदियों की सजा? बिना नमक मिर्च के तो निवाला भी गले से नीचे नहीं उतर रहा। उधर आंगन में बैठी सास सुमित्रा मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उन्हें पता था कि उनकी दवा का असर शुरू हो चुका है। अगले दिन पूरे गांव में एक खबर फैल गई। सेठ गोविंद दास के बेटे की शादी तय हो गई थी। दोपहर को गीता दौड़ती हुई कमला के घर पहुंची। कमला, बहुत बड़ी खुशखबरी है। सेठ गोविंद दास के यहाँ अगले हफ्ते बहुत बड़ा भोज होने वाला है। सच में? क्या क्या बनेगा? अरे पूछो मत, गर्मा गर्म पूरियाँ, कचौड़ी, हलवा, जलेबी, मालपुए, सब कुछ बनेगा। ये सुनते ही कमला के मुंह में पानी आ गया, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी बीमारी याद आ गई। शाम को जब सास घर लौटी, कमला ने दबी आवाज में पूछा, सुनिए माँ जी, जमींदार साहब के बेटे के ब्याह के भोज में हम सब भी चलेंगे ना? अरे नहीं नहीं बहू, तुम भूल गए क्या? तुम इतनी गंभीर बीमार हो। एक बीमार इंसान इतना तेल, घी और हेवी मसाला नहीं खा सकता। तुम्हारे लिए मैं घर पर ही बिना नमक की उबली हुई तोरई बना दूंगी। तुम यहीं आराम करना। अगली सुबह सास सुमित्रा गांव के मुखिया जी के घर पहुंची। उन्होंने मुखिया जी को अपनी बहू के आलस को दूर करने की योजना बताई। शाम को चौपाल में सभी गांव वालों को बुलाया गया। मुखिया जी ने घोषणा की, देवपुर के निवासियों, अगले सप्ताह सेठ जी की शादी के अवसर पर गांव के सबसे जिम्मेदार और मेहनती परिवार को सम्मानित किया जाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ लोग गुप्त रूप से आने वाले दिनों में हर परिवार का निरीक्षण करेंगे। सुना तुमने कमला? हमारे घर का नाम भी इसमें चुना जा सकता है। हमारे घर का?
अगली सुबह जब निरीक्षण करने वाले बुजुर्ग सुमित्रा के घर आए तो उन्होंने देखा कि सास सुमित्रा अकेले भारी काम कर रही हैं और जवान बहू अंदर कमरे में लेटी हुई है। दोनों बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा, अपना सिर हिलाया और बिना कुछ कहे चले गए। दोपहर को गीता फिर आई। कमला, आज चौपाल में लोग कह रहे थे कि रघु कितना मेहनती है और बेचारा अकेला ही सब कुछ संभालता है। लोग तुम्हारी बीमारी पर भी बातें बना रहे थे। ये सुनते ही कमला का चेहरा शर्म से उतर गया। उसी शाम जब सास सुमित्रा खेत और बाहर के कामों से लौट कर आईं, तो उनके चेहरे पर भयानक थकान थी। कमला ने पहली बार अपनी सास को इतनी गौर से देखा था। उसे एहसास हुआ कि उसके झूठ की वजह से इस बुजुर्ग महिला को कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। उस रात कमला को नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने पिछले कई महीनों के दृश्य घूमने लगे। अगली सुबह सास सुमित्रा ने जानबूझकर अमर के साथ मिलकर ये नाटक रचा कि सुमित्रा की तबीयत खराब है और वे अस्पताल जा रहे हैं। अमर अपनी मां को लेकर निकल गया। जाने से पहले सास ने कमला को घर और पशुओं की सारी जिम्मेदारी दे दी। अब जिस जिम्मेदारी से कमला महीनों से भाग रही थी, वो उसके सामने खड़ी थी। कमला ने जब अकेले कुएं से पानी खींचा तो उसकी कमर टूट गई। घर आकर जब चूल्हा जलाया तो पूरी रसोई में धुआं भर गया। आंखों से आंसू बहने लगे और दाल में नमक इतना ज्यादा हो गया कि वो खाने लायक नहीं रही। शाम ढली, बैलगाड़ी की आवाज आई। सास सुमित्रा जब घर लौटी तो उन्होंने देखा कि कमला पूरी तरह थक कर चूर हो चुकी है और रो रही है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपसे और इस पूरे घर से झूठ बोला। मुझे कोई सिरदर्द या बीमारी नहीं थी, मैं बस काम से बचना चाहती थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पहले दिन से ही सब पता था कमला बहू। आपको सब पता था? तो फिर आपने मुझे डांटा क्यों नहीं, मुझसे गुस्सा क्यों नहीं किया माँ जी? क्योंकि बहू, अगर मैं चिल्लाती या डांटती तो तुम मुझसे नफरत करने लगती और गुस्सा होती, पर कभी बदलती नहीं। मैं चाहती थी कि तुम्हें अपनी गलती और जिम्मेदारी का एहसास खुद अपनी मर्जी से हो। यह सुनकर कमला भावुक हो गई और उसने हमेशा के लिए आलस छोड़ने का संकल्प लिया। अगली सुबह मुर्गे की पहली बांग के साथ ही कमला उठ गई। उसने आंगन साफ किया और रसोई में स्वादिष्ट नाश्ता बनाया। रघु जब उठा तो हैरान रह गया। अरे, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? नहीं जी, बस अब से आपके इस घर में सारे बहाने खत्म हो गए हैं। एक सप्ताह बाद सेठ गोविंद दास के बेटे की शादी का दिन आ गया। पूरा गांव सजा हुआ था। जब शादी के मुख्य समारोह में गांव के मुखिया हरिराम मंच पर आए तो उन्होंने माइक संभालते हुए पूरे देवपुर गांव के सामने घोषणा की कि इस साल का सबसे जिम्मेदार और संस्कारी परिवार का सम्मान सुमित्रा देवी और उनकी बहू कमला को दिया जाता है, जिन्होंने अपनी सूझबूझ और ईमानदारी से पूरे गांव के सामने एक मिसाल पेश की थी। पूरा गांव तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कमला ने गर्व से अपनी सास के साथ वो सम्मान स्वीकार किया। उस दिन के बाद से सुमित्रा और कमला का घर खुशियों और आपसी सम्मान से भर गया। दोनों सास बहू मिलकर माँ बेटी की तरह हर जिम्मेदारी खुशी खुशी निभाने लगी। और देवपुर गांव के लोग आज भी जब उनकी कहानी सुनाते हैं तो एक बात जरूर कहते हैं कि झूठे बहाने कुछ समय का आराम तो दे सकते हैं, लेकिन अपनों का सच्चा साथ, इज्जत और असली खुशी सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाने से ही मिलती है।